Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. This video is regarding August 11, 2020 current affairs. The content of today's topic will be Mount Sinabung. Then second topic will be Himalayan geothermal springs and carbon dioxide. Then submarine cable connectivity to Andaman and Nicobar Islands. Negative import list for defense. Indus Water Treaty. And last topic will be increasing dependence on indirect taxes and issues related with it. Our first topic is Mount Sinabung and it is in news because recently this volcano has erupted और इसकी जो हाइट है वो लगभग गई है 5000 मीटर के अराउंड, यानी इसकी एशेस को देखा जा सकता है लगभग 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. Now let us see what is the location of this Mount Sinabung. तो it is located in Indonesia और इंडोनेशिया के अंदर ये लोकेटेड है नॉर्दर्न सुमत्रा आइलैंड्स पे, यानी सुमत्रा आइलैंड्स के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर. एंड इट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ कारो प्लेटो. इसी के पास है लेक टोबा. सो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज कारो प्लेटो, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इट इज़ इन इंडोनेशिया और टू बी प्रिसाइज इन द नॉर्दर्न सुमत्रन रीजन. सेकेंड इज लेक टोबा, तो सेम लोकेशन इज फॉर दैट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ये क्या रीज़न है इस एरिया में वोल्केनोज के इरप्ट होने का. तो वोल्केनो इरप्शन का रीज़न ये है कि दिस इज़ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस इज़ द यूरोपियन प्लेट. सो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है दैट इज़ गेटिंग सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट. एंड लास्टली ये वोल्केनो लगभग 400 साल के गैप के बाद 2010 में इरप्ट हुआ था फिर से, और 2013 से ये एक्टिव वोल्केनो बन चुका है. सो टॉपिक वाइज आपको ये देखना है व्हाट आर स्ट्रेटो वोल्केनोज, व्हाट आर एक्टिव वोल्केनोज. देन मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि वेयर इज कारो प्लेटो एंड वेयर इज लोकटोबा. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू सी इन दिस टॉपिक along with the current affairs or this name Mount Sinabung. Let us move to the second topic और ये टॉपिक भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है. द टॉपिक इज हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू सी हाउ जियोथर्मल स्प्रिंग्स आर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस टॉपिक इज इन न्यूज बिकॉज रिसर्चर्स ने थ्रू अ स्टडी ऑन द हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स ये फाइंड आउट किया है कि geothermal springs are also a potent source of carbon dioxide which has considerable impact on the global warming. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जियोथर्मल स्प्रिंग्स या हॉट स्प्रिंग्स होते क्या हैं. ये एक्चुअली हॉट वाटर के कुछ रिजर्वायर्स होते हैं, कुछ पॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि दीज आर द सोर्सेज वेयर वार्म वाटर और हॉट वाटर इज फाउंड. अब इनका सोर्स क्या होता है, इसके ये पानी गर्म कैसे हो जाता है. ये पानी दो तरीके से गर्म हो सकता है. या तो ये जो वाटर का जो एक्चुअल रिजर्वायर है इसके पास कोई मैग्मा, वोल्केनिक मैग्मा हो तो वो इसको हीट कर देगा. दूसरा इसका ये हो सकता है कि वाटर जो है वो काफ़ी डेप्थ तक जाता हो अर्थ के अंदर और वहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जो नीचे वाटर वार्म होगा वो ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला पानी नीचे चला जाएगा. अब जो नीचे पानी है, जैसे लगभग हम लगाएं कि 1 किलोमीटर नीचे तक इस पानी रिजर्वायर की जो रीच है वो रहेगी, तो ये 1 किलोमीटर के नीचे क्या होता है कि अर्थ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. जैसे जो अर्थ क्रस्ट है उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे हम नीचे जाएंगे, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती जाएगी पानी की उसकी वजह से जो रॉक्स के साथ जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स ये पानी ऊपर आएगा इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर. तो दीज आर द टू मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू जो हॉट स्प्रिंग्स है, जियोथर्मल स्प्रिंग्स है, वो क्रिएट होते हैं. Now let us move to the main aspect of this topic, that is where does carbon dioxide comes from. अगर हम नेचुरली देखें तो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है. देन इट मे बी ऑल्सो फ्रॉम फॉल्ट जोन्स या जियोथर्मल सिस्टम्स के थ्रू भी ग्लोबल कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाता है. अगर हम जियोथर्मल स्प्रिंग्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स रहता है वो रहता है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स. दिस इज डीकार्बोनाइजेशन ऑफ कार्बोनेट रॉक्स. और ये जो कार्बोनेट रॉक्स है ये हिमालयन कोर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. तो इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है ग्रेफाइट का
और मैग्नेटिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड हो जाता है जियोथर्मल स्प्रिंग्स में या हॉट स्प्रिंग्स में। एंड अगर अब हम हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयन जियोथर्मल स्प्रिंग्स जो हैं वो लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करते हैं ओनली इन गढ़वाल रीजन। और इस एरिया के अंदर जो वाटर पाया जाता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर। और जो एस्टिमेटेड कार्बन डाइऑक्साइड डीगैसिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में जाएगा वो लगभग रहेगा 7.2 इंटू 10⁻⁶ मोल्स पर ईयर। दैट मीन्स ये एक कंसिडरेबल अमाउंट CO2 का है जो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है और कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। इसके जो केबल की लेंथ रहेगी वो लगभग रहेगी 2300 किलोमीटर्स और इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो आई है लगभग 1224 करोड़ रुपए। सो इसमें ये कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड कर दी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और ये कनेक्ट करता है किस किस को, चेन्नई से लेके इट विल बी कनेक्टिंग पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर के थ्रू 7 आइलैंड्स को ये कनेक्ट करेगा। These islands will be Swaraj Dweep, then that is known as Havelock, then another will be Long Island, then next one will be Rangat, then Hut Bay, उसके बाद आ जाएगा कमरोता, उसके बाद आएगा कार निकोबार एंड कैंपल बे या ग्रेट निकोबार। तो इन आइलैंड्स को ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इसके जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो ये रहेंगे कि अब हमने जैसे कि ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी यहाँ प्रोवाइड कर दी, इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो हाई स्पीड पे हो जाएगी। तो जो 4G सर्विसेज है वो अब इसके अंदर प्रोवाइड की जा सकती हैं। अभी एयरटेल ने भी इसके अंदर सर्विसेज ये प्रोवाइड की हैं, 4G सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर एंड इट इज़ द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च दो सर्विसेज इन इट। ये जो स्पीड प्रोवाइड करेगा ये लगभग प्रोवाइड करेगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी लगभग 2 इंटू 200 गीगा GBps या गीगाबाइट्स पर सेकेंड। और पोर्ट ब्लेयर से जो आगे वाले आइलैंड्स हैं उसके अंदर जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 2 इंटू 100 GBps यानी गीगाबाइट पर सेकेंड। तो ये काफ़ी कंसिडरेबल हाई स्पीड है। इसके थ्रू गवर्नेंस सर्विसेज जैसे टेली मेडिसिन हो गया या टेली एजुकेशन हो गया ये प्रोवाइड की जा सकती हैं। यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस बेनिफिट उठा सकते हैं कॉमर्स इंडस्ट्री का। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग। देन BPOs में बेनिफिट ये कर सकता है, यानी BPO सर्विसेज जो हैं वो इस एरिया के थ्रू भी अब ट्रांसमिट की जा सकती हैं फॉर द वर्ल्ड ओवर। और इससे लास्टली क्या होगा, इंटरनेट बहुत ज़्यादा चीप हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए। तो एक तरह से सबमरीन केबल कनेक्टिविटी से जो एक गैप था मेन लैंड में और अंडमान एंड निकोबार में कनेक्टिविटी के मामले में, वो गैप जो है कम हो जाता है ड्यू टू दिस सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट फॉर डिफेंस। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की है लगभग 101 आइटम्स की लिस्ट जो इंडिया अब इंपोर्ट नहीं करेगा, यानी इनकी जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिकली ही की जाएगी। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर भी हो सकता है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं, बट दे शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इटसेल्फ। यानी अब बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे इन 101 आइटम्स के रिगार्डिंग। इन 101 आइटम्स में हम इंक्लूड करते हैं चीज़ें जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वाटर फास्ट जेट अटैक क्राफ्ट टू सर्वे वेसल्स, देन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, G-SAT-6 टर्मिनल्स, रेडार्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs, सर्टेन राइफल्स, आर्टिलरी गन्स और मिसाइल टेस्ट्रॉयर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इस डिसीजन के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2014 से लगभग 16 तक इंपोर्ट जो किया है वो किया है $16.75 बिलियन का रिगार्डिंग डिफेंस।
और ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट इंपोर्ट बिल है किसी भी कंट्री के लिए फॉर दिस पीरियड 2014 टू 2019। आई एम सॉरी, ये 16 नहीं था, ये 19 है। और अब इस मूव से फ़ायदा क्या होगा? इस मूव से फ़ायदा ये होगा, या इसके पीछे जो लॉजिक वो ये है कि जो आइटम्स है जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, या आपके सर्वे एयरक्राफ्ट्स हो गए, या यूएवीज हो गई, इसमें किसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज प्रूवन हो चुकी हैं एंड ये मास स्केल पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि जो हमारी जो डिपेंडेंस है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे, वो उसकी डिपेंडेंस नहीं रहेगी इसके अंदर। तो हम इसको ईजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया के अंदर भी। सेकंड क्या होगा कि हम एक्सपोर्टर्स भी बन सकते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल तो कम होगा ही होगा, पर हम इसको अगर चीप प्राइसेस पे डेवलप कर पाते हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। थर्डली, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, वो भी इससे बेटर होगी, वो भी इससे फ्लरिश करेगी। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इकॉनमी में दूसरी चीज़ों पे भी दिखाई देंगे। इट हैज़ रिपल्सिव इफेक्ट्स इन द होल इकॉनमी। अगर डिफेंस के अंदर कोई रिसर्च की जाती है, उस रिसर्च का बेनिफिट दूसरे सेक्टर्स भी उठाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई रिसर्च इसमें डिफेंस व्हीकल्स में की गई है, तो उस रिसर्च का बेनिफिट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी मिलता है। तो दिस मूव कैन एक्चुअली हेल्प इंडिया इन एस्टेब्लिशिंग इट्स डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ये स्टार्ट होगा सिर्फ, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये काफ़ी बड़ा एक मूव रहेगा, बट इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, और इससे इंडिया की जो इंटरनल डिफेंस इंडस्ट्री है वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। आवर फिफ्थ टॉपिक इज़ रिलेटेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये टॉपिक रिलेटेड है इंडस वाटर ट्रीटी के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1960s में, और इसमें वर्ल्ड बैंक का काफ़ी बड़ा रोल रहा था इस ट्रीटी को साइन करवाने में, इस ट्रीटी को एक तरह से क्रिस्टलाइज करवाने में। एंड इट वॉज साइंड इन कराची। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अभी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दी है पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट ऑफ होल्डिंग ए मीटिंग अंडर दिस IWT और इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ऊपर की रिवर्स जैसे इंडस हो गया, झेलम एंड चेनाब, इनका जो वाटर है उसको यूटिलाइज कर सकता है पाकिस्तान। एंड इंडिया हैज़ बिन गिवन ब्यास, सतलुज एंड रावी फॉर यूटिलाइजिंग इट्स वाटर। उसके साथ साथ ऑन द अबव थ्री और वेस्टर्न रिवर्स, जिन्हें हम बोलते हैं कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन रिवर्स पे इंडिया अपना थोड़े से लिमिटेड इरिगेशन यूज़ के लिए इनका पानी यूज़ कर सकता है। देन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ फॉर पावर जनरेशन, यानी पावर इंडिया कितनी भी जनरेट कर सकता है इन रिवर के वाटर से। थर्डली, इसको डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल नॉन कंजप्टिव प्रोसेसेस जैसे नेविगेशन हो गया, या फ्लोटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो गया, या फिश कल्चर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी इन रिवर्स का वाटर इंडिया यूज़ कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स हैं, इनका जो वाटर है वो मेनली पाकिस्तान के लिए रहेगा, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ों के लिए इंडिया उसको यूटिलाइज कर सकता है, जिससे कि इसकी वाटर फ्लो पे इफेक्ट ना पड़ता हो। उसके साथ साथ इंडिया कैन ऑल्सो मेक रन ऑन रिवर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। यानी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो चलते हुए पानी में आप टर्बाइंस लगा दीजिए और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और जब यूजुअल जो हमारे जो दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि हम एक डैम बनाते हैं एंड डैम से हम वाटर का फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड है रन ऑफ द रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो ये है कि आप वाटर के फ्लो को रोकोगे नहीं। हाँ, उसमें बीच में कुछ भी आप टर्बाइन वगैरह लगा के आप अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो इंडिया को ये चीज़ अलाउड है ना। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया ने एक रेटल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया है चेनाब रिवर के ऊपर, एंड पाकिस्तान इज सेइंग कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसका जो वाटर फ्लो है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड पाकिस्तान इज इन द फेवर ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान चाहता है कि इस जो मामले का सुलझेटा है वो करवाया जाए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, बट इंडिया ये कहता है कि एक माइनर टेक्निकल इशू है, इसको सॉल्व किया जा सकता है थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। उसके साथ साथ इंडिया बोलता है अगर कोई ऐसा इशू आता है आगे तो एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट किया जाना चाहिए फॉर सॉल्विंग दैट इशू। वहीं पाकिस्तान का जैसे हमने देखा वो चाहता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू ही हर एक मामले को सुलझाया जाए। सो इसकी वजह से जो ये इशू है इसमें एक स्टैंड ऑफ आ गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इश्यूज विद इट। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो रेवेन्यूज़ है वो डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं और हमारी जो डिपेंडेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बढ़ रही है।
तो रेवेन्यूज डिक्लाइन होने का पहला कारण ये है कि जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। जैसे वेल्थ टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया था 2016 के अंदर, और उसको रिप्लेस किया गया था 2% सरचार्ज के साथ ऑन दी सुपर रिच। यानी सुपर रिच का मतलब ये हुआ जिनकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा की है, सालाना इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उनके ऊपर ये 2% का सरचार्ज लगाया जाएगा। अब ये वर्क नहीं किया तो इसकी वजह से इसको 2019 में वापस ले लिया गया। तो पहला रीज़न क्या हुआ कि वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया। दूसरा रीज़न ये हुआ कि जो सरचार्ज लगाया था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। थर्डली, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कॉरपोरेट टैक्स था उसकी रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया, 30% से 22% पे उसको लाया गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं उसमें लगभग कमी आ गई 1.5 लाख करोड़ की, इन मेजर्स की वजह से। इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर रिजॉर्ट किया, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया, सर्टेन सेसेस को यहाँ पे लगाया गया। जैसे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो शेयर था इनडायरेक्ट टैक्सेस का 2014 के अंदर टोटल रेवेन्यूज़ के अंदर वो था 43% एंड इट वाज 50% इन 2019। यानी लगभग 50% जो रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास टोटल आ रहे थे उसमें से 50% जो थे वो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू या सेस के थ्रू। अगर हम इसको तोड़ कर देखें तो हमें पता ये चलता है कि जो वैल्यूड एडिड टैक्स है उसकी रेट लगभग हो गई है 10.5% और ये हाईएस्ट है अब तक की। और ये हुआ है बिकॉज ऑफ 3 ईयर लॉन्ग स्टेडी इंक्रीज इन कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी। तो कस्टम एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है ऑन कॉमन गुड्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल, शुगर, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। साथ में जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स वाज 12% इन 2014 और अब जीएसटी आने के बाद ये हो गया है 18% इन 2018 और 19। उसके साथ जो सेस लगाया है गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत सेस जिसे हम बोलते हैं, वो लगाया गया है। दूसरा लगाया गया है कृषि कल्याण सेस। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव क्रिटिसाइज दिस सेस बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ये रेवेन्यू शेयर नहीं किए जाते एंड जो उनको लॉस हुआ है डायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन की वजह से वो ये सेस उसको फिल नहीं करते हैं। तो ये जो पैसा है ये सेंटर को जाता है, स्टेट्स को नहीं जाता, तो स्टेट्स आर अपोजिंग दिस सेसेस। सेकेंडली, सीएजी के भी जो व्यूज़ हैं दे आर ऑल्सो अगेंस्ट दिस सेस because they have seen a lack of transparency and incomplete reporting in accounts on utilization of these funds, या जो अमाउंट इस सेसेस के अंदर लिया जाता है उसकी जो यूटिलाइजेशन होती है फंड्स की उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो भी इनकम्प्लीट रहती है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो नेगेटिव साइड में देखे जाते हैं। वो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। अब वो रिग्रेसिव टैक्सेशन इसलिए है बिकॉज इसमें जो रिच है और जो पुअर है दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स देना होता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस का देखें तो उसमें क्या होता है, जो अर्न ज़्यादा करता है, जो रिच है, ही हैज़ टू पे मोर टैक्सेस एंड जो पुअर है वो उसकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो टैक्सेस पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में देयर विल बी सेम रेट ऑफ टैक्स ऑन ईच प्रोडक्ट और जो भी प्रोडक्ट बाय करेगा वो सेम रेट ऑफ टैक्स देगा गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बर्डन है पुअर पे वो ज़्यादा रहता है बजाय रिच के। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो एक तरह से बिजनेस फ्रेंडली तो है बट प्रो पुअर नहीं है। बिजनेस फ्रेंडली इस तरह से है कि वी हैव सीन देयर आर कट्स इन कॉर्पोरेट टैक्सेस, देयर इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज हैव इंक्रीज्ड, द डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट हैज़ डिक्रीज। ऑल्दो ये सब चीज़ें इंक्रीज़ की गई है, टैक्स रेवेन्यूज़ भी रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज़ भी बढ़े हैं, पर जो हेल्थ है या जो एजुकेशन है उसमें जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो इट इज़ नॉट प्रो पुअर ऑल्दो इट मे बी बिजनेस फ्रेंडली। और इन मेजर्स की वजह से हुआ क्या है, रेवेन्यूज़ तो डिक्लाइन हुए ही हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन जो पैसा आता था वो कम रहा है। तो स्टेट्स ने और सेंटर ने क्या शुरू किया, फिर फ्यूल के ऊपर जो ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया। ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिक्लाइन कर रहे हैं पर इंडिया के अंदर जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम के वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह से स्टेट्स ने लिकर शॉप्स को अलाउ कर दिया सो दैट जो उनके रेवेन्यूज़ हैं वो कम ना हो। एंड कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए
जो स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने रेवेन्यूज़ को डायरेक्ट करना पड़ रहा है टुवर्ड्स हेल्थ एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेन आ गया है। सो दे हैव टू रिजोर्ट टू मेजर्स लाइक ओपनिंग लिकर शॉप्स या इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम या ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम, सो दैट उनके जो रेवेन्यू फ्लो है वो बना रहे। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। वी होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सपोर्ट अस इन दिस initiative. Thank you very much and have a nice day.